फ्रेंड्स, सूरज, गुड मॉर्निंग, अंकित, नवीन, सूरज, आजाद, अंकुर, जय हिंद स्टूडेंट्स, जय हिंद, राम राम जी, जय बजरंगबली की। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, बहुत अच्छा। चलिए जी, राम राम जी, हाँ जी, नमस्कार सभी को। ठीक है, जय हिंद बच्चे। हाँ जी, करें स्टार्ट। चलिए, अरे सब आशीर्वाद हनुमान जी का कहते हो, ग्रेट, सब उनका। हाँ जी बच्चे, लेट कर दिया आपने, नहीं थोड़ा सा यहाँ लेट हो गया था, हम तो ओके थे जी। सर, नवीन, प्रीतम, सचिन, हाँ जी बच्चे, बिल्कुल, अंकित, मोहित, कहाँ थे गुरुजी? अरे आपके पास थे सर जी, टेंशन लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, ध्यान दीजिए। देखिए, आज एक तो मैं आपको ये फिजिक्स का जो है ना, ऑप्टिक्स जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उस ऑप्टिक्स का सिलेबस लिखाऊंगा, टॉपिक ए, टॉपिक बी, इस तरह से। ठीक है, वो जब सिलेबस लिख जाएगा, पूरा सिलेबस लिखने के बाद ऑप्टिक्स दिखाई दे रहा बच्चे? ठीक है जी, हाँ जी। आज आपके गुरुजी डेली क्लास लिया करो। हाँ बच्चे, डेली क्लास लूंगा, रूटीन बन जाएगा, और हो सकता है नेक्स्ट वीक में जी मेरी 3-3 घंटे की क्लास हो जाए। हाँ जी, आज की क्लास और कल की क्लास में सारे बच्चों को बता देता हूं, आज की क्लास और कल की क्लास में ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, संभावित है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। एक क्लास मैंने बोला आपको, एक क्लास रखूंगा पूरी कोर न्यूमेरिकल, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल चलेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। शिवम बेटा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन प्रॉब्लम है, सब सॉल्व होगा। हाँ जी, आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये यूनिट कितनी हो चुकी है, कितनी रह गई है, कहां से कितना वेटेज बनता है। ठीक है, आज टॉपिक वाइज लिख देता हूं, ये वो टॉपिक वाइज है। और कोई बच्चा सोच रहा होगा सर नोट्स नहीं दिए आपने, चलिए यार आपको दिखा देते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, शायद अगर आप देख पा रहे हैं बच्चे, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, अगर मैं कहीं से कट कॉपी पेस्ट करता ना तो तुरंत डाल देता, कोई बेनिफिट नहीं होता उसका। मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है आपके लिए, कुछ इस तरह से मैं नोट्स बना रहा हूं, अगर बच्चे देख पा रहे हैं तो। ठीक है, ये देखिए, ये टॉपिक वाइज सिलेबस है आपका। ठीक है बच्चे? यस सर, लिख दिया। हाँ जी, हाँ, ये टॉपिक वाइज सिलेबस है, टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी, इस तरह से। तो टोटल इसमें टॉपिक है ओ, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल लिख रहा हूं, फिर ऐसे यहां लिख रहा हूं इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। तो ये जो मैं नोट्स लिख रहा हूं आपके लिए, स्टार बना बना के, अच्छे अच्छे पॉइंट्स डाल के, हर टॉपिक के बाद 8-10 न्यूमेरिकल डाल के, जिस टॉपिक पर बनते हैं, समझ रहे हो? तो टेंशन न लीजिए, आपसे ज्यादा मुझे है यार, मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, इस चीज बना रहा हूं। वरना मेरा तो ये है कि एक्सपीरियंस इतना कि जाओ और लेक्चर दीजिए किसी भी टॉपिक पे। ठीक है बच्चे? चलिए, आज ये टॉपिक मैं आपको लिखा देता हूं सिलेबस। वैसे तो ये नोट्स में मिलेगा, लेकिन फिर भी आज आपको लिखना है। हिंदी में है, हाँ प्रीतम, बिल्कुल बेटा, हिंदी में भी है। अगर आप देख पा रहे हो तो दिखा देता हूं, ये इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी है। रेड में जो इंग्लिश मीडियम, वैसे हिंदी मीडियम। ठीक है, टॉपिक वाइज। हाँ जी, प्रॉपर तरीके से। और ऐसा नहीं है कि जैसे तुम सोच रहे हो कि बोर्ड पे जैसे सर लिखते हैं ऐसी राइटिंग होगी, राइटिंग बहुत अच्छी मिलेगी आपको। ठीक है, इस तरह से होंगे नोट्स। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, शायद देख पा रहे हैं बच्चे। ठीक है बच्चे? हाँ, व्हाट्सएप भी कर दूंगा, और मैं टेलीग्राम भी मैंने एक बना लिया चैनल, उस पे अपना ग्रुप, उसको भी कर दूंगा, उस पे भी। ठीक है जी, हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर भी बताऊंगा, और टेलीग्राम का आपको बता दूंगा क्या है। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए बच्चे, ठीक है? दिल खुश कर दिया, अच्छा चलिए बेटा, दिल खुश तभी करेंगे। मैंने कल सेमिनार भी था हमारा, हमने बोला मेहनत करनी है जबरदस्त, अच्छे तरीके से। जब इस मैदान में उतरे हो तो अब जंग का मौका आया तुम्हारे पास, 2-3 महीने जितना कर लोगे अच्छा, उतना ही बेस्ट रहेगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वही हमारा पुराना तरीका, पहले हम जो प्रीवियस क्लास को रिपीट करते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था जी प्रिज्म। क्या था? प्रिज्म। अच्छा, सबसे पहले मैं सिलेबस लिखाता हूं, हर बच्चा सिलेबस लिखेगा। टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी, टॉपिक डी, टॉपिक ई, एफ, जी, एच, हाँ जी दिखाई दे रहा सबको? एच, आई। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ऑप्टिक्स में इतना टाइम लगा दिया, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार पढ़नी है। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि सर थोड़ा सा जल्दी करा दो, तो बेटा फिजिक्स पढ़ते ही रहोगे, आज यहां कल वहां। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है?
स्ट्रीट लाइट में कौन सा होता है, ये सब चीज मैंने बताई है बच्चे। फैलाने का काम कौन सा करता है, ये सारे क्वेश्चन। और जो आप बोलो ना स्ट्रीट लाइट में योगेंद्र, ये सब चीज नोट्स में इतने अच्छे तरीके से बता रखी है। और मैं नोट्स को ऐसे नहीं करूंगा कि नोट्स दे दिए भैया पढ़ लो, नहीं, नोट्स देके यहां स्लाइड बनवाऊंगा उनसे टेक्निकल डिपार्टमेंट से, और फिर उसको तुम्हारे सामने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक वर्ड को अच्छे से। चलिए अब आप टॉपिक ए में लिखेंगे, टॉपिक ए सिलेबस लिखेंगे बच्चे। टॉपिक ए में लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। सबसे पहले ये सिलेबस लिखेगा जहां आप जिस फेयर कॉपी में आप कर रहे हो, जो रफली आपने बना रखी है फिजिक्स की, ठीक है सर। फिजिक्स में अब न्यूमेरिकल कैसे, हर टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल। अभी पहले मुझे ये लिखने दो जब बताता हूं। सबसे पहले लिखेंगे जी यहां इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है। और साथ साथ में मैं ये भी लिखता चलूंगा, इसे कहते हैं जी परिचय। परिचय में अगर आपको याद हो तो एक किस्सा सुनाया था मैंने ऑप्टिक्स का, कि इतने साइंटिस्ट आए थे, 5 साइंटिस्ट थे, हर साइंटिस्ट ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया, ऑप्टिक्स का मतलब क्या है, सब चीज। अगला टॉपिक आता है बच्चे आपका प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है जी। और इस प्लेन मिरर के अंदर टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं हम परावर्तन। याद आ रहा है कुछ, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। प्लेन मिरर पे मैंने बहुत सारे पॉइंट बनवाए थे, स्टार 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 बना के, कितनी दूरी पे होगी, ऑब्जेक्ट को कितना दिखा जाए, वी वेलोसिटी चलेगा तब क्या होगा, इनफाइनाइट इमेज कब बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस कब बनेंगी, एकल विचलन कब होगा, एक बार, द्वैवार विचलन कब होगा, डेविएशन कब होगा, क्लियर है। ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें बहुत अच्छे से लिख रखे हैं, तकरीबन 12 से 15 पॉइंट्स हैं, ठीक है। हाँ जी, कोशिश मेरी ये रहेगी कि शायद आपको कोई बुक ना पढ़नी पड़े, नोट्स ही पढ़ लें, पर बाकी फिर भी मैं लास्ट में आपसे कहूंगा कि एक प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा आपसे, उस बुक को ले लेना। नेवी तक कोर्स हो जाएगा भाई, बहुत पहले कोर्स हो जाएगा, कोर्स की टेंशन ना लीजिए आप, मैं 12th वाला पार्ट लेके चल रहा हूं, बहुत आराम से हो जाएगा। हाँ जी, अगला प्लेन मिरर के बाद बच्चे आप लिखेंगे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। पहले ये लिखेंगे जो बच्चे मैं बोल रहा हूं, साथ साथ इसको मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि जिससे आपको यूनिट का जायजा आ जाएगा समझ में कि क्या है, कहां से क्वेश्चन उठता, कैसे बनता है। वो जी स्फेरिकल मिरर को बोलते हम गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। जो जिस मीडियम का है वो उसी मीडियम पे ध्यान दे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो हिंदी मीडियम वाला है ना वो इंग्लिश पे भी ध्यान दे, क्योंकि आने वाले टाइम में जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे तो ये नहीं बोलोगे गोलीय और भाई दर्पण लाओ, मिरर बोलोगे, तो वहां आगे जाके टर्मिनोलॉजी यूज होगी। इंग्लिश तो आपको प्रेफरेंस देना है, समझो हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में समझना, ध्यान देना अच्छे से। स्फेरिकल मिरर। और इसके बाद बच्चे आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जिसे कहते हैं हम अपवर्तन। क्या कहते हैं जी, अपवर्तन। रिफ्रैक्शन कब होता है, 5 एग्जाम्पल बताए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू, अपवर्तनांक जिसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, टॉपिक ई, संतोष बेटा बंद था क्लास लेकिन अब चलेगा। रिफ्रैक्शन के बाद है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, टॉपिक एफ के बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अरे फेब तक नहीं, जनवरी तक हो जाएगा यार सिलेबस, जनवरी मैं कर दूंगा एंड, और उसके बाद रिवीजन भी तो कराना, मुझे रिवीजन भी करा दूंगा, फरवरी में तो रिवीजन चलेगा सर जी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद अगला टॉपिक नंबर जी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बार बार बोल रहा हूं, मैं चाहता तो डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दूंगा कि भाई आओ, टॉपिक चल रहा था प्रिज्म, प्रिज्म से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसे लिखने का तात्पर्य यह है कि आपको यह पता लग जाए कौन सा टॉपिक हो गया, कहां से कैसे कैसे बनता है, ऑप्टिक्स में टॉपिक कितने हैं, ठीक है जी। हर यूनिट के साथ सबसे पहले मैं ये लिखाऊंगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसे बोलते हैं जी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण,
वर्ण विक्षेपण दिखाई दे रहा ना सबको? हाँ जी, वर्ण विक्षेपण। और इसी में आपका डिस्पर्जन के साथ होगा प्रिज्म, प्रिज्म एंड रेनबो, प्रिज्म एंड रेनबो। इसे बोलेंगे प्रिज्म और इंद्रधनुष, इसी के साथ होगा। उसके बाद टॉपिक एच होगा आपका लेंस, एच होगा लेंस। लेंस में लेंस कितने तरह का होता है, लेंस की कंडीशन क्या है, लेंस के यूजेस क्या है, ठीक है जी। उसके बाद टॉपिक लेंस के बाद टॉपिक आई लिखेंगे आप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप दिखाई दे रहा है ना, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, क्लियर है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, जिसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा टॉपिक नंबर जे, नहीं दिखाई देगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां लिखते हैं टॉपिक जे, ह्यूमन आई, HIJKLMN और O, ऑप्टिक्स में टॉपिक है जी ओ टॉपिक है, ठीक है बच्चे। पेरिस्कोप, हिमांशु, सब इसी में आएगा, सब कुछ इसी में आएगा। हाँ जी हाँ रविंद्र, टॉपिक क्यों लिखवा रहा हूं बच्चे? टॉपिक इसलिए लिखा रहा हूं कि तुम्हारा कितना हो चुका है, कितना बच रहा है, न्यूमेरिकल कहां से रहेंगे, वो सब चीज बताऊंगा मैं भी, ठीक है। 2 दिन की क्लास बच रही है, उसमें ऑप्टिक्स कंप्लीट कर दूंगा, तो उसके साथ साथ बता रहा हूं। और लिखने, इस चीज को रिटर्न में करना, आपको लिखना है, ठीक है जी। टॉपिक जे में लिखेंगे बच्चे आप ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, जिसे कहते हैं मानव नेत्र, मानव नेत्र, ठीक है जी। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, जिसे तरंग प्रकाशीय बोलेंगे हम, प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। इसी में आएंगे हाइजन के बारे में, HUYGEN, हाइगनस साइंटिस्ट पूरा आएगा इसमें, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सब कुछ, ठीक है। आपने लिखवाया तो है नहीं बच्चे, इसे एक बार लिखिए टॉपिक, जो भी बात करूंगा मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग करूंगा, याद रखना। जब मैं डाउट लूंगा तो डाउट में तुमसे मैं ये पूछूंगा बच्चे, मैंने अगर आपको याद हो तो सिलेबस लिखाया था, उस सिलेबस लिखाने का बेनिफिट बता रहा हूं। एक तो ये आपको ये पता लग जाएगा कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा, सबके लिए कॉमन भाषा रहेगी। मैं कहूंगा जी टॉपिक जे मोस्ट इंपोर्टेंट है, टॉपिक जे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब मुझे ये बतानी नहीं पड़ेगी कि टॉपिक जे क्या है, सबको पता है, ह्यूमन आई है, क्लियर है। ये बेनिफिट होता है। कोई बच्चा रह गया है जिसका नहीं हो पाया, तो वो कहेगा सर मैं टॉपिक डी और ई का बैकअप चाहता हूं, समझ रहे हो ना, लास्ट में जब रिवीजन के दौरान। हाँ जी, टॉपिक एल में लिखेंगे बच्चे आप इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, उसके बाद डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इसको बोलेंगे जी इंटरफेरेंस को हम व्यतिकरण, और इसे बोलेंगे हम विवर्तन, क्लियर है। इसका नाम है ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण, ठीक है। और लास्ट में आएगा आपका मिसलेनियस, मिसलेनियस, ठीक है जी। इससे विविध कहा जाता है। विविध का मतलब जो भी कुछ बचेगा, जो मुझे एडिशनल डालना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा नॉलेज और अच्छे से रहेगा, वो सब कुछ इसमें डाल दूंगा। अगर कुछ बच भी गया तो इस यूनिट में से, ये था बेटा। रोज पढ़ाऊंगा, 3-3 घंटे क्लास लगने की संभावना है, सर से मेरी बात हुई है, 3-3 घंटे क्लास लगेगी अगले उसमें, नेक्स्ट वीक में, ठीक है, टेंशन ना लो। पहले यहां तक करो, आज 2 दिन की क्लास बचती है, उसमें ऑप्टिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? हाँ जी, मैंने टॉपिक लिखाया, अब सुनिए ध्यान से, टॉपिकों के बारे में बता रहा हूं, क्या है, क्या है, कैसे है। स्टार्ट करता हूं, बोलो जी। टॉपिक टोटल, पूरी ऑप्टिक्स में टोटल टॉपिक कितने हैं? ओ। एक बात बता देता हूं, TIR, इस बार जब क्वेश्चन आया था,
अब मैं जब भी बात करूंगा टॉपिक की टर्म में करूंगा, ठीक है। टीआईआर की बात करूं तो ये कह जी टीआईआर एक बार आज अब की बार जो एनडीए में क्वेश्चन आया वो यहां से आया, एयरफोर्स और डिफेंस में क्वेश्चन बच्चे ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहां से पूछता है। मैं बार बार बोल रहा हूं ये चीज मैं कभी दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ नोट्स में से पढ़ा दूंगा एक बार, इसलिए बोल रहा हूं। देखो 100 वक्ता एक लिखता के बराबर होता है, 100 बार मैं बोल दूं और आप एक बार लिख लो वो सबसे बड़ी बात है। तो लिखने में कुछ नहीं जा रहा आपका, रिटन कर लो, नोट्स में तुम्हारी राइटिंग से और अच्छा मिलेगा तुम्हें, ठीक है। हाँ, टीआईआर से क्वेश्चन आया था, मैं कहूंगा टॉपिक ई से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, और इस बार टॉपिक पूछा था एक लेंस से रिलेटेड। वो याद है टीआईआर जब मैं बताया था तो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोला था कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आया था, और एक लेंस से बारे में आया, तो लेंस के बारे में आज बता दूंगा। क्लियर है क्वेश्चन क्या था? तो इसी चीज को मैं बोल रहा हूं, टॉपिक क्या है, ये इफेक्ट है, यहां से पूछता है, इनसे रीजनेबल क्वेश्चन आता है। बताइए क्या इंट्रोडक्शन हो चुका है? आप बोलोगे यस सर, वो इंट्रोडक्शन जिसमें 5 साइंटिस्टों के बारे में जिक्र किया था, ऑप्टिक्स क्या कैसे है। प्लेन मिरर हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। मैं आपसे कहूंगा दो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, उनके बीच में कितनी इमेज बनेगी? आपका जवाब आएगा कितनी? इनफाइनाइट। कितनी बनेंगी? इनफाइनाइट। क्लियर है? बताओ फोकल लेंथ प्लेन मिरर की कितनी होती है? बोलो क्या होगी? इनफाइनाइट। समझ आया? मैं बार बार बोल रहा हूं, पढ़ना एक अलग चीज है और उसी चीज को बार बार रिपीट करना। जिस दिन तुम उबने लगो ना कि सर अब मत पूछो, बार बार क्यों पूछ रहे हो, बार बार मैं आपसे पूछूंगा बताओ प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, आप परेशान हो चुके हो। समझ लेना, जब क्वेश्चन से बार बार परेशान हो गए तो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। चलिए बताइए, अगर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से आ रहा तो हमें कैसा आभास होगा? ऐसे लगेगा जैसे 2v वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने किस में बताए थे आपको? समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में। क्लियर है? इसे समतल दर्पण कहते हैं जी, समतल दर्पण। बताइए स्फेरिकल मिरर हो चुका है? याद है ना स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर जब था, उस स्फेरिकल मिरर में हमने आपको बताया था कि उसकी साइन कन्वेंशन भी बताई थी आपको। साइन कन्वेंशन बताई थी ना कि साइन कन्वेंशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। मिरर फॉर्मूला सब कुछ इसी में आया था, ठीक है ना। अब ये न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, जैसे तुम नोट्स में देखोगे तो कम से कम इस पे थोड़े से आपको 10 12 15 न्यूमेरिकल दिखाई देंगे, ठीक है। वो न्यूमेरिकल जो नोट्स में दिखाई देंगे वो सारे न्यूमेरिकल मैं पहले तुम्हें करा दूंगा इधर, उसके बाद नोट्स पढ़ोगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। रिफ्रैक्शन, बताओ रिफ्रैक्शन हमने बताया था, रिफ्रैक्शन इसी में था आपका। ये रिफ्रैक्शन के अंदर बताया था कि जब भी कोई लाइट आती है, स्नेल्स लॉ इसी के अंदर था ना, स्नेल्स लॉ था। इसी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, अपवर्तनांक जिसे कहते हैं। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? आपका जवाब आएगा किसका होता है बच्चे? सबसे ज्यादा डायमंड का होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। लेकिन उसका क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण सबसे कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कितना होता है? 24.4 डिग्री। याद आ रहा है ना कुछ? हाँ जी हाँ, बिल्कुल समझ रहे हो ना। ऐसी क्वेश्चंस को रिपीट करना। उसके बाद था इसमें बच्चे हमारा टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके मैंने कारण 2 कंडीशन बताई। ये हमेशा कहां से होता है? डेंसर से रेयर में, सघन से विरल में होता है। एंगल आई ज्यादा होता है एंगल सी से। आपतन कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है। ये कंडीशन थी ना, ठीक है। बोलो 5 एग्जांपल बोलो जल्दी से इसके। 5 एग्जांपल की बात करूं तो पहला एग्जांपल क्या है? हीरे का चमकना, इसकी वजह से। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कहां किया जाता है? 2 जगह पे, एक एंडोस्कोपी में बताया था ना, और दूसरा कहां इस्तेमाल किया जाता है जी? दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का कम्युनिकेशन में, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ बताने के बाद बताओ अगला इसका कहां? टूटे हुए कांच के टुकड़ों का चमकना, किसकी वजह से? टीआईआर की वजह से। मिराज फॉर्मेशन, मरीचिका, मृग तृष्णा, ये सब किसकी वजह से है? टीआईआर की वजह से। लूमिंग, टीआईआर की वजह से। बात समझ आई? अगला है जी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का फैलना। बात याद आ रहा है? कौन सबसे ज्यादा फैलती है? तो आपने पढ़ा था वॉयलेट, ऐसा ही था ना विबग्योर कंडीशन में। कौन सबसे कम फैलती है? रेड। इसी वजह से खतरे का सिंबल क्या बनाया जाता है? रेड। इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे? जहां भी कॉन्सेप्ट कलर का होता है वहां स्कैटरिंग होती है। बताओ स्कैटरिंग के 3 एग्जाम्पल। क्लियर है? स्कैटरिंग के 3 एग्जाम्पल बोलो जी कौन से? बच्चे रिवीजन चाहिए मुझे, आपको ये मत सोचना बोर्ड पे सर ने आया कितना लिखा।
मेन बात है रिवीजन। मैं चाहूं तो बस आवर पूरे करके इसे लिख भी सकता हूं, बस लिख लिख के करा दिया, कोई फायदा नहीं उसका। मेरे साथ बोलोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं देख नहीं पा सकता लेकिन समझ तो सकता हूं आपको, ठीक है बेटा। राहुल उसका भी बारे में सोचते हैं। हाँ जी, चलिए स्कैटरिंग के बारे में बात करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कलर की वजह से। बोलो कलर कौन सा होता है, जल्दी बताओ। आसमान का रंग नीला दिखना किसकी वजह से? स्कैटरिंग, प्रकीर्णन की वजह से। बताओ समुद्र का रंग नीला दिखना किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। बात समझ आई? और उसके बाद अगला एक और बताया था तुम्हें कि आसमान का रंग नीला दिखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और सनसेट और सनराइज के दौरान सूर्य का लाल दिखाई देना किसकी वजह से? इसकी वजह से। बात समझ आई? सर सारे ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात समझ आई? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की बात करूं तो बताओ डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या था? वर्ण विक्षेपण। जब व्हाइट लाइट का किसी प्रिज्म में से पास करती है तो वो कितने कलरों में डिवाइड हो जाती है? 7 कलरों में। क्लियर है? ओ जी, व्हाइट कोई कलर नहीं होता है, ब्लैक कोई कलर नहीं होता है। जहां 7 के 7 रंग प्रेजेंट होते हैं वहां क्या बनता है? व्हाइट। जहां 7 के 7 रंग एब्सेंट होते हैं वहां क्या बनता है? ब्लैक। ये बताया था ना, ठीक है। बताओ किसका झुकाव सबसे ज्यादा होता है? डेल किसका? विचलन किसका सबसे ज्यादा होता है? ओहो, ऐसे बनाओगे? ऐसे बनेगा? देख पा रहे हैं बच्चे से? हाँ जी, डैश डैश डैश, ऐसे 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 विब और नीचे से लिखते हैं ना VIB। तो बताओ झुकाव किसका ज्यादा होगा? वॉयलेट का ज्यादा होगा। ये सबसे ज्यादा पूछे वाला क्वेश्चन है जी, सबसे ज्यादा पूछने वाला। मोनोक्रोमेटिक लाइट, बहुत बढ़िया बात बच्चे, क्लियर है? ये बात समझ आई? प्रिज्म आई। अच्छा, प्रिज्म के अंदर भी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो तो बताइए कितने बच्चों को याद है ये प्रिज्म बनाया था? अच्छा, कितनी तरह की होती हैं जी? एक होती है प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? लाल, नीला, हरा, यही था ना? रेड, ब्लू, ग्रीन। अगर आपको वो टेबल याद है जिस टेबल मैंने आपको बताया था, लाल, हरा, नीला, कैसे बोलेंगे? याद है ना? हाँ जी, योर एग्जाम्पल मेथड इज गजब। अच्छा जी, कश्यप जी इधर ध्यान दीजिए, बोलो पहले। रेड, ग्रीन, ब्लू, क्लियर है? लाल, हरा, नीला। ये यहां से क्वेश्चन पूछता है बच्चे, लाल, हरा, नीला से। और यहां से ये येलो, बोलो ये क्या था? पिकॉक नीला। और ये क्या था? मेजेंटा। याद है ना? एक बार मेरे साथ बोलेंगे, लाल, हरा, नीला, येलो मतलब पीला, मेजेंटा, पिकॉक नीला। अब इसमें बोलो प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू। और क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शनों में कहीं कहीं येलो भी लिखा रहेगा। रेड, येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ब्लू। तो आपको यह देखना प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं। कलर टेलीविजन के अंदर कौन से कलर होते हैं जी? रेड, ग्रीन, ब्लू। क्लियर है? बात समझ आई? अच्छा बताओ सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? सर जी, विबग्योर में जो बने थे रंग, उनमें लाल, हरा, नीला, इनको छोड़ के जो भी होता है वो सेकेंडरी कलर होता है। क्लियर है? बात समझ आई? ठीक है। उसके बाद बात करता हूं बच्चे, ये सब कुछ बताने के बाद बताओ एक और था कॉम्प्लीमेंट्री कलर। याद है ना? पूरक रंग। और यही बात आएगी क्वेश्चन जब बहुत अच्छे लेवल पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन से पूरक हैं, और आप हौच-पौच हो जाओगे, बशर्ते कि ये आना चाहिए। पूरक कौन सा? ब्लू का पूरक कौन सा है? येलो है, पीला है। बताया था ना? जिन्होंने पढ़ा है, लास्ट क्लास ली है, उनके लिए आसान है। मैंने बार बार बोली थी 24x7 का फॉर्मूला लगाना 7वें दिन रिपीट करना जरूरी है। ठीक है जी। उसके बाद फिजिक्स उसे ही टफ लगती है जो रिवीजन नहीं करेगा, साथ साथ नहीं बोलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। बस रटते जा रहे हो बच्चे, कुछ ल्यूसेंट को रटते रहते हैं। इतने रट्टू तोता होते हैं कि ऑप्शन रटे होते हैं, A, D, B, क्वेश्चन घुमा दिया, बैटरी फेल। चलिए जी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बात समझ आई? आज आपको समझ में आया। अब हमारा कौन सा रह गया? लेंस। आज मैं आपको लेंस कराऊंगा, लेंस पे पूरा टॉपिक करा दूंगा लेंस के साथ, और इस लेंस के साथ साथ मैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को भी लूंगा इसी में। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद कल की जो क्लास होगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें ये है और पूरी मानव नेत्र ह्यूमन आई जाएगी। ठीक है जी, ह्यूमन आई कल की क्लास में होगी।
एक क्लास फिर उसके बाद जाती है जिसमें न्यूमेरिकल होते हैं पूरे न्यूमेरिकल, क्योंकि इनको यहां ले लूंगा, और मिसलेनियस में कुछ है ही नहीं, वो बचा कुछ है। पोलराइजेशन भी छोटा सा टॉपिक है, वो भी आज इन तीनों को ले लूंगा। वेव ऑप्टिक्स का जिक्र और आपके न्यूमेरिकल वो अगली क्लास में होंगे। बात समझ आई? प्रिज्म नहीं हुआ, अब सुन तो लीजिए। प्रिज्म में प्रिज्म फॉर्मूला रह गया है, वो स्टार्ट ही वहीं से करूंगा, प्रिज्म फॉर्मूले से। क्लियर है जी? ऑप्टिक्स के बाद कौन सा चैप्टर लेंगे सर? ऑप्टिक्स के बाद लेंगे बच्चे हम स्कोरिंग चैप्टर लेंगे, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मेरी तरफ से तो किसी पे इशारा कर दो जी, कहीं पढ़ा देंगे, पर टॉपिक मैं बोलूंगा जिनमें तुम्हें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जागे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे भी न्यूमेरिकल वहां से आते हैं, एसी सर्किट, ये कोई भी आरएलसी सर्किट, कहीं से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूरा। ठीक है जी, बात समझ आई? अब इसे रफ कर दूं? हाँ, तो आज आपको समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल रहेंगे टॉपिक के साथ। मेरे नोट्स में आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया है, अब रिपीट नहीं करूंगा इसके बाद। आज बच्चे, हाँ आज लेंस होगा और इनको भी कराऊंगा, इनको भी इनके बारे में बताऊंगा यहां। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं जो ये टॉपिक वाइज बता रहा हूं। मेरे जो नोट्स हैं उनमें ऐसे है। सबसे पहले तो है टॉपिक, पहले तो टॉपिक, जैसे टॉपिक ए, उस टॉपिक के बाद लूंगा फैक्ट्स, इंपोर्टेंट फैक्ट्स, उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं, जैसे टीआईआर से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं। क्लियर है? ऐसे उसके बाद फैक्ट के बाद लूंगा यहां से क्वेश्चन बैंक। जिस टॉपिक में क्वेश्चन बैंक बनेगा वहां क्वेश्चन बैंक मतलब न्यूमेरिकल होंगे, हिंदी और इंग्लिश विद सॉल्यूशन, और एक्सप्लेन मैं करूंगा पूरा, उसके बाद पढ़ना। ठीक है जी? हाँ जी, मैं रफ करने जा रहा हूं। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, जैसे था वो से पूरा करेंगे। बताओ प्रिज्म क्या था? सर जी प्रिज्म के बारे में पता है, जब भी कोई लाइट आती है तो अच्छा क्या साथ के साथ रंग बनते हैं? आपका जवाब अगर नहीं सर ऐसा नहीं होता। हाँ बन सकते हैं अगर वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो। बताइए न्यूटन का सिद्धांत क्या कहता है? न्यूटन कहता है कि अगर कोई प्रिज्म है उसमें से व्हाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक रंग वाली लाइट जाएगी, 7 रंगों में बट जाएगी, और अगर उसके सामने कोई आपने एक उल्टा प्रिज्म रख दिया तो फिर से वो 7 कलर किस में बदल जाएंगे बच्चे? व्हाइट लाइट में। क्लियर है जी? ठीक है, अब देखिए बच्चे, अब इसके बाद बताते हैं हम प्रिज्म के बारे में। यहां ध्यान देना। देखिए प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म सूत्र। बच्चे ध्यान देना, इस पे हल्का सा 1-2 न्यूमेरिकल करा दूंगा। योगेश, हाँ बच्चे, थैंक्स बच्चे, इधर ध्यान दीजिए। देखो प्रिज्म फॉर्मूला, ओ जी ये है प्रिज्म। चलिए ये है प्रिज्म, और प्रिज्म में से जब भी कोई व्हाइट लाइट ब्लैक मार्कर से दिखाते, देखो कोई भी लाइट ऐसे जाएगी, बताना ये कैसी लाइट है? मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ओहो ये जानी चाहिए थी ऐसे, कैसे? ऐसे सीधी जानी चाहिए, लेकिन इसका क्या होता है, इस पे एक नॉर्मल डिजाइन हो जाता है। ओ जी नॉर्मल बोलते हैं अभिलंब को, 90 डिग्री। ठीक है जी? उसके बाद नॉर्मल होता है, जितेंद्र बेटा सब चीज मिल जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सब चीज है बैच। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन लिया है, उनके लिए बेहतर ये है भाई 2-3 महीने क्यों रिस्क लें, कर ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। ऑफलाइन में थोड़ा ये होता है, मैं जाके कॉपी भी चेक कर सकता हूं, 2-4 फौजी मार भी लगा सकता हूं। चलिए अब देखिए, जब भी कोई लाइट जाएगी तो यहां से बच्चे वो स्प्लिट होती ना, ऐसे वो लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे स्प्लिट होगी। ठीक है, अच्छा जब भी व्हाइट लाइट जाएगी तो उसके साथ साथ क्या है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एक बार बनाता हूं, दोबारा देखना बच्चे। पता है 12th क्लास में जी इसका एक पूरा डेरिवेशन होता था। ये लाइट ऐसे जाएगी, डैश 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 डैश, नॉर्मल बनाएगी, यहां पे टकराएगी, नॉर्मल ऐसे जानी चाहिए थी ना, ये कैसे चली जाएगी? ऐसे। जब भी कोई लाइट
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। तो ये नॉर्मल था ना बच्चे, ये जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन नॉर्मल की ओर झुक जाती है, ऐसे जाएगी। अच्छा अब देखो डैश 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 डैश, ये क्या इसका नॉर्मल है, लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, इस कंडीशन में क्या होगी बच्चे, लाइट ऐसे चली जाएगी। बात समझ आई? तो ओवरऑल मैं बात करूं अभिलंब से थोड़ी दूर हट जाएगी ऐसे। तो इसे जब हम आगे जाके मीट करते हैं ऐसे, याद आ रहा होगा वो डेरिवेशन, कराने को तो मैं डेरिवेशन ही करा दूं पूरा, कोई फायदा नहीं उसका। तो यहां जो बनता है ना, ये वाला जो एंगल बनता है, ओ जी इसे कहते हैं हम डेल। क्या कहते हैं? डेल। बताओ, याद होगा ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल, डेल्टा एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चे, बार बार मत बोलो नोट्स अपलोड करा दो, मैं नोट्स अपलोड करा दूंगा। कुछ बच्चे क्या लेट आते हैं, उन्हें पता नहीं है कि मैंने क्या क्या चीज बोली है, इसीलिए कहता हूं फिजिक्स का तो मेरे खासतौर से मेरे जो कंटेंट है बीच में ना आए, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है फिजिक्स के अंदर। ठीक है हाँ जी सचिन बेटा समझ आ गया। हाँ अब देखो, कहता डेल, डेल का मतलब क्या होता है, विचलन होता है ना, डेल का मतलब डेविएशन होता है ना। इस डेल की बात कर रहा है, वो डेल क्या है जिसे प्रिज्म फॉर्मूले के नाम से जाना गया था। जब बच्चे ने पूछा कि सर प्रिज्म फॉर्मूला क्या है, तो ये डेल बन के आता है, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ऐसे। अब सुनिए ध्यान से, बोलो म्यू क्या है? म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास का। ए जो होता है वो ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, इसे बोलते हैं जी कैपिटल ए। उस प्रिज्म का कौन ए। तो बताओ डेल इज इक्वल टू क्या है, इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेता। डेल इज इक्वल टू क्या है, म्यू माइनस वन इंटू ए। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। क्लियर है जी इसका। डेल क्या है, विचलन। ए क्या है, कौन, किसका, प्रिज्म का। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। लॉकिस क्या पूछना चाह रहे बच्चे आप? भाई बच्चे अनुज भाई, मुझे ये नहीं पता कितनी फीस है, क्या चक्कर है, हकीकत बताऊं भाई, मुझे सिर्फ पढ़ाने से मतलब होता है। मुझे नहीं पता, मुझे यहां क्यों नहीं पता क्या फीस है इस कोर्स की ना उसकी, मुझे सिर्फ अपने सब्जेक्ट से मतलब है, पढ़ाने से मतलब है। ठीक है जी हाँ, जो भी आप इंक्वायरी ऑफिस से सब चीज पूछ सकते हो। चलिए अब मेरा काम है यहां पढ़ाने का, इस पे ध्यान देना। मैं बार बार बोल रहा हूं, वक्त निकल जाएगा कुछ नहीं होगा, आप बस पढ़ने पे ध्यान दो। अभी थोड़ी देर में जो बच्चा है सुन रहा होगा ना, वो जब न्यूमेरिकल दूंगा वही बच्चा न्यूमेरिकल कर देगा तुरंत, जो ये सुन रहा होगा। एक या दो न्यूमेरिकल दूंगा ऐसे ही जैसे मैंने रिफ्रैक्शन में दिया था, याद आ रहा है ना, अपवर्तनांक में भाई एक पानी है वैसे करके, बाकी सारे न्यूमेरिकल तो एक जगह रखूंगा मैं। चलिए इस कंडीशन में कहता है डेल इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला निकल के आता है बच्चे यहां से, और वो फॉर्मूला म्यू के केस में निकलता है। अगर यहां देख पा रहे हो, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू। और इसे ऐसे करना। अब सुनिए ध्यान से, ध्यान देना बच्चे। साइन हकीकत में ये पता कैसे होता है, दिख रहा है ना, हाँ स्टार्टिंग में होता है, ये होता है बच्चे ऐसे, इधर जाना, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। बताओ ये किसका लॉ था, स्नेल्स का लॉ था ना, स्नेल्स लॉ। इस स्नेल्स लॉ से ही साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है जी, इसकी वजह से ये बन के आया, आई की वैल्यू निकाली थी, आर की वैल्यू निकाली थी, और ये 12th में डेरिवेशन था, बहुत बड़ा डेरिवेशन था। ठीक है डेरिवेशन था। उसके बाद इस डेरिवेशन के बाद यहां से म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर हमने वैल्यू रख दी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये दो फॉर्मूले, जब भी कभी डेल की बात पूछेगा तो फॉर्मूला ये लगाना होगा। बात समझ आई? जब भी पूछेगा म्यू की बात, बच्चे मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे, कांस्टेंट हो गई, चलो होगी कोई दिक्कत। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम। अब ध्यान देना ये डेल एम क्या चक्कर है, डेल एम को एक्सप्लेन कर रहा हूं जी। डेल एम इसे बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, कम से कम झुकाव या विचलन कहा जाता है इसे।
क्लियर है? जो सबसे कम विचलन होगा ना, सबसे कम विचलन होगा, उसे डेल एम कहते हैं। एक बात बोलने जा रहा हूं ध्यान से, मुझे नहीं पता 12th आपने किस तरह से पढ़ी, क्या बात है। इसका पूरा डेरिवेशन था, मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया, जो पूछा जाता सिर्फ वो लिखा, और जिस पे न्यूमेरिकल आता है। ये डेल एम कब बनता है? हो सकता है किसी बच्चे को याद भी आ रहा होगा, सर ऐसे करके कुछ ग्राफ बनाया था, ये डेल एम बन गया था, याद आ रहा होगा। ठीक है, मिनिमम डेविएशन। देखो, जब भी कोई लाइट जाएगी, ध्यान देना, तो जब जाएगी तो वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, नहीं बनाएगी? कुछ एंगल बनेगा ना। और इस कंडीशन में जब भी एंगल निकल के आते हैं, तो नॉर्मल के साथ जब भी एंगल बनेगा, उसे बोलते हैं बच्चे एंगल आई। ये जो नॉर्मल के साथ बनेगा एंगल आई, और इसे जो बोलते हैं एंगल ई। ई का मतलब है इमरजेंट। ई का मतलब क्या है? इमरजेंट। सुनना ध्यान से, एंगल आई, एंगल ई, इमरजेंट। रिफ्लेक्शन का, परावर्तन का पहला नियम बताओ। दोनों एक लाइन पे करते मैं, दूसरा नियम बताओ। कहता है कि एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर की, यही बात बोली थी ना। लेकिन, किंतु, परंतु, इंतु, स्नेल्स लॉ ने क्या कहा था? साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू। इसका मतलब यह था, जब भी कोई लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, डेंसर से रेयर में, सघन से विरल, विरल से सघन जाएगी, तो वो अपने रास्ते से बदल जाएगी। तो एंगल कभी भी बराबर नहीं हो सकता ना, या तो एंगल आई ज्यादा होगा या एंगल आर ज्यादा होगा, यही बात थी ना। मैंने उस टाइम ही बोला था, याद रखना, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये इक्वल हो सकते हैं। सुनना ध्यान से, ये एंगल आई है, ये एंगल ई है, दोनों में अंतर है, दोनों में हो सकता है कि ये कंडीशन ये अलग रहेगा, ये ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कम या ज्यादा रहेगा। बात समझ आई? अगर गलती से भी किसी भी तरह, किसी भी क्षण पे, किसी भी पल पे ये एंगल आई, ये एंगल ई के इक्वल हो गया, उसी कंडीशन पे सबसे कम झुकाव होता है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, उसी कंडीशन में सबसे कम झुकाव होता है, और उससे ही हम मिनिमम डेविएशन कहते हैं। ये डेल एम क्या है? झुकाव होना चाहिए, लेकिन वो झुकाव जहां सबसे कम झुकाव होगा और सबसे कम डेविएशन पर, उस कंडीशन में ये दोनों इक्वल होंगे। बात समझ आई? वरना हमेशा कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो ये आता बच्चे मिनिमम डेविएशन, डेल। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, हाँ जी, बात समझ आई? आजाद, साउंड नहीं आ रही बच्चे, हो सकता है उधर से दिक्कत हो। साइन ए बाई टू क्या है? देखो दोबारा बोलता हूं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई की वैल्यू निकलती है ये। बोलो ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल एम क्या है? मिनिमम डेविएशन। ठीक है, विजय एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चे। उसके बाद डिवाइडेड बाई टू। अच्छा, एंगल ए क्या है? प्रिज्म का कोण। वो प्रिज्म का कोण दे सकता है कितना? प्रिज्म अलग अलग तरह के होते हैं जी, 45 भी हो सकता है, इस तरह से 45-90 डिग्री। ठीक है, एक होता है 60-60। अगर वो बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, तो उसमें तुम्हें समझ जाना है ए की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 दे रहा है। क्लियर है? ये उस प्रिज्म का कोण है a/2। दो ही फॉर्मूले याद रखने जी, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब न्यूमेरिकल दूं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, पानी। ठीक है, हाँ जी, चलिए बच्चे, ये बात समझ आई। अब छोटा सा एक न्यूमेरिकल बोलता हूं और देखते हैं कितने बच्चे इस न्यूमेरिकल का सही जवाब देते हैं। लिखना बच्चे, न्यूमेरिकल में लिखना, न्यूमेरिकल में लिखेंगे बच्चे। पहले तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि व्हाट इज द डेल, डेल कितना है, तो डेल क्या है? म्यू -1 इंटू ए। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि मिनिमम डेविएशन के केस में म्यू कितना, अपवर्तनांक कितना निकलता है? ठीक है बच्चे, विजय समझ नहीं आया? आ गया ना? हाँ, ओके ओके, बिल्कुल ओके, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल हो जाएगा ना, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा एक बार, एक दो न्यूमेरिकल इस पे बेस जैसे आते हैं वो बता देता हूं। लिखिए बच्चे, लिखिए, पहले हिंदी मीडियम के लिए 4 डिग्री कोण, कहता 4 डिग्री कोण कि प्रिज्म द्वारा 2.8, 4 डिग्री कोण 4 डिग्री
लिखेंगे ए डेविएशन ऑफ 2.8 डिग्री 8 डिग्री इज ऑब्टेन्ड बाय ए प्रिज्म ऑफ एंगल 4 डिग्री 4 डिग्री लिखना। 4 डिग्री के प्रिज्म द्वारा 2.8 डिग्री का विचलन प्राप्त होता है। 4 डिग्री कोण के द्वारा जब हम 4 डिग्री का कोण रखते हैं तो विचलन कितना होता है? बोलो डेल कितना बोला उसने? विचलन 2.8 होता है। दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चे में, 2.8 डिग्री का विचलन होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। हिंदी में बोलूं दोबारा, 4 डिग्री करने पर उसका विचलन, प्रिज्म का विचलन इतना है तो उसका अपवर्तनांक ज्ञात करें, म्यू ज्ञात करें। ए डेविएशन ऑफ 2.8 is obtained by a prism of 4 angles. It happens that what is the refractive index of that prism? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उस प्रिज्म का? शाबाश, बहुत अच्छे लड़के, 1.7 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी, सत्यम, आदर्श, अतुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। म्यू की वैल्यू पूछिए, बात समझ आई नहीं आई? अच्छा, उसने कहा था कोई 4 एंगल है, किस तरह से बनते हैं? एंगल बनाने पर डेल झुकाव कितना बन जाता है? इतना बन जाता है। ओहो, आप क्या लिखोगे? सर गिवन है, हमें दे रखा है इतना, म्यू पूछ रहा है ना, बताओ ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये वाला फॉर्मूला लगेगा? आप जानते हो सर, डेल मिनिमम डेविएशन नहीं बोला उसने, डेल बोला सिर्फ। क्लियर है? बोलो, रख दो फॉर्मूला, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ओहो, ये 2.8 है ना, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ए बोलो कितना है? ए कितना दिया उसने? पहले मैं इसे रफ कर देता हूं। ए नहीं दे रखा, दे रखा है ना 4। चलो, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना बच्चे? 4। वो भी लिखो फिर इसमें, ए इज इक्वल टू कितना? 4 डिग्री। 4 डिग्री एक प्रिज्म का एंगल दे रखा उसने। बोलो ए, चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे पहले कि डेल, बोलो डेल बाई ए इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। बोलो डेल कितना है? 2.8 इंटू, बोलो 4 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है, इसे इधर ले जाओगे तो बच्चे यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 1.7। बताओ इसकी कोई यूनिट होगी जी? बोलो इसकी कोई यूनिट होगी? नहीं, कोई यूनिट नहीं होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई इकाई नहीं होती है जी। बात समझ आई? प्रिज्म हमेशा ट्रायंगल ही होता है, आकाश। हाँ बच्चे, लेकिन उसके कोण अलग अलग हो सकते हैं। वो कोण कौन से हो सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? हर तरह के होते हैं और उन प्रिज्म का अलग अलग होता है। मोहित, नो? क्या नो? नहीं आया समझ? तो म्यू की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन लिखिए, यहां से अगला क्वेश्चन लिखिए। कट करके कर लोगे ना इसे, 0.7 और यहां से सीधा 1 करके 1.7। 0.7 म्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 प्लस 0.7 क्या बन जाएगा? 1.7। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अब लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अंडर रूट 2 अपवर्तनांक के प्रिज्म का, अंडर रूट 2 अपवर्तनांक के प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। रूट 2 रिफ्रैक्टिव, अंडर रूट 2 अपवर्तनांक का, अंडर रूट 2 अपवर्तनांक का
अपवर्तन कोण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √2 म्यू, म्यू की वैल्यू रखिए बच्चे, इज 60 डिग्री। अंकित दोबारा बोलूं बेटा? हाँ, कहता है, दोबारा बोल रहा हूं पहले हिंदी में, √2 अपवर्तनांक के प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। एक किरण इस पर कितनी झुकी हो कि इसमें न्यूनतम विचलन हो। एक किरण इस पे कितनी झुकी हो कि न्यूनतम विचलन हो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2, म्यू दे रखा आपको, √2 ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, म्यू की वैल्यू मिल गई, ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री ऑफ a prism, then find the deviation in ray, then find the deviation 30 डिग्री, 24.6, कुछ बच्चों का आया 24.6, नहीं। हाँ जी, बताइए बच्चे क्या होगा? हाँ जी, एक बात बताओ, सुनना, पहले ध्यान से लिखता हूं क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, बच्चे ध्यान देना, ठीक है? क्वेश्चन 24, 60, 50 नहीं बच्चे, गलत है। कहता है उसमें म्यू √2 कितना दे रखा है, उसका अपवर्तनांक दे रखा है, √2 है वो उसका अपवर्तनांक है, और उसमें एंगल, इंसिडेंस एंगल कितना होगा, इंसिडेंट एंगल पे कितनी झुकी हुई है वो। ये क्वेश्चन में इसमें गलत लिख रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है इसमें, एंगल आई। देखो इधर ध्यान दो, क्या कहता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, साइन आई अपोन में साइन आर होता है कि नहीं होता है? इज इक्वल टू म्यू होता है बच्चे, यही होता है ना? क्लियर है? इस कंडीशन में वो ये कहता है कि आर जो है, मुझे एक बात बताओ, ये जो आर है इसकी वैल्यू कितनी होती थी? a/2 होती है कि नहीं होती? वो जी a/2 होती है कि नहीं होती? होती है ना, ठीक है। इसमें एंगल आई इंसिडेंट पूछ रखा, क्वेश्चन में गलत पूछ रखा था। बताओ r इज इक्वल टू a/2, आर निकालो, यहां से कैलकुलेट करो। r इज इक्वल टू a कितना था, एंगल a कितना दे रखा था उसने, बताओ, एक बार बताओ, a कितना था? 60 डिग्री, बोलो जी 60 डिग्री। क्लियर है? तो बच्चे 2, r की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। r इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब वो कहता है इस म्यू की जो वैल्यू थी आपको वो दे रखी थी, म्यू की वैल्यू कितनी थी? तो हम लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू बोलो कितना आई? 30 डिग्री। मैं जो समझाना चाहता हूं ध्यान देना बच्चे, सुनना ध्यान से। क्या हुआ, इसने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। उसने क्या किया है, डेल एम, यहां से डेल एम भी पूछ सकता था वो, उसने पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पूछा है। साइन आर है, आर की वैल्यू कितनी होती है? a/2। प्रिज्म का एंगल कितना दे रखा है उसने? 60 डिग्री। जब प्रिज्म का एंगल ए 60, एंगल ए प्रिज्म का एंगल तो होता है, तो उस कंडीशन में बोलो ये 60 है, ये 2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 30। आर की वैल्यू आ गई। क्या ये तुम्हें दे रखा है? आप कहोगे यस सर। तो जवाब बोलो क्या आएगा? ये कितना है? √2 इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन आई। बोलो साइन 30 डिग्री निकालना आपको ये है, तो क्या बोलोगे? साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 30 डिग्री। अब बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? अब तो कर लोगे ना कैलकुलेट? हाँ जी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? रख दीजिए वैल्यू। साइन आई इज इक्वल टू बोलो √2 इंटू 1/√2। दिखाई दे रहा बच्चे? हाँ, क्लियर है? अच्छा, साइन आई इज इक्वल टू, ठीक है, बताओ 1 वैल्यू कब होती है? 1 की वैल्यू कब होती है? हाँ जी,
45 डिग्री, बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही बात। हाँ जी, 45 बिल्कुल सही है। आजाद, क्वेश्चन समझ नहीं आया? देखो बच्चे सुनो, ध्यान सुनो। अच्छा, एक थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है इसमें, यहां पे फिजिक्स के दौर में एक तो होता तरीका मैं पूरा पूरा लिख दूं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, उससे टाइम वेस्ट होगा। जब यहां स्लाइड बन के आएगी ना, तब बिल्कुल अलग ही मजा आएगा क्वेश्चन करने का। बताओ क्या गिवन है, क्या दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो अलग तरह समझ में आती है। ठीक है, अगर वो कंप्लीट साइन आई की वैल्यू पूछता तो आपको लिखनी है 1 बाय, सॉरी साइन आई की वैल्यू कितनी लिखनी है 1, और कंपैरिजन कर दोगे तो वैल्यू लिख देना 1, कोई दिक्कत नहीं। एंगल आई की वैल्यू जो आएगी, बच्चे गलत लिख दिया हमने, ये 2 होगा ना, 2। हाँ, तो बोलो कितनी आ जाएगी वैल्यू? साइन आई इज इक्वल टू, नहीं दिखाई दे रहा ना ये, यहां लिख रहा हूं बच्चे, साइन आई इज इक्वल टू 1/√2, यही आएगी ना। वो जी, इसको जब डिवाइड करोगे, इसे √2 इंटू √2 नहीं लिख सकते क्या? 2 को साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2, 1/2 क्लियर है। और √2 से कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, इससे कैसे लिख सकते हैं हम? √2 इंटू √2 कट गया, कितना आ गया? साइन की वैल्यू 1/√2। और बताओ इसमें साइन आई इज इक्वल टू, बोलो साइन, ये वैल्यू कब होती है? 45 डिग्री पे होती है कि नहीं होती? होती है। तो साइन से साइन कट गया, आई की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? 45 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। साइन 30, हाँ 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 बिल्कुल, 1/2 लेना बेटा। बच्चे आप चाहते हो तो मैं एक बार दोबारा बताऊं, इसे नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन रिपीट कर दी। चलिए रोहित ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ये था, ध्यान देना, दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बच्चे में। क्वेश्चन में ये था कि एंगल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी प्रिज्म का √2 है, एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू √2 गिवन। ऐसे करना है तुम्हें। एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द एंगल आई। इंसिडेंट विचलन क्या होगा? क्लियर है? हाँ जी, बात समझ आई? अब बोलो, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है जी? साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, बताओ आर, आर तो कुछ दे ही नहीं रखा सर, क्या आर का ए के साथ रिलेशन होता है? तो आप क्या जवाब देंगे? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? एक रिलेशन भी होता है यहां से, आर जो होता है वो ए का हाफ होता है। तो बोलो कितना बन जाएगा? आर की वैल्यू कितनी आएगी? आर को हम लिख सकते हैं a/2, मतलब डायरेक्ट लिख दो 30 डिग्री। इसको इधर ले जाओ, साइन आई इज इक्वल टू, इधर ले जाओ, म्यू इंटू साइन 30 डिग्री। साइन आई इज इक्वल टू, बोलो म्यू कितना है? √2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। बात समझ आई? अच्छा, इससे जब ये कैंसिल आउट होगा कैसे होगा? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। तो साइन आई इज इक्वल टू 1/√2, साइन आई इज इक्वल टू, बोलो ये कितना है? साइन 45 डिग्री। कट कर दो, आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? तो आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 45 डिग्री। हो गया सर? हाँ जी, नहीं सर, हाँ जी श्याम, बच्चे गलत लिख देता। अच्छा अच्छा, हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बच्चे, सुनना ध्यान से। वो अगर डायरेक्ट म्यू की वैल्यू पूछ सकता था, डेल एम पूछेगा तो फॉर्मूला तुम्हें ये पुट करना है जो डेल एम वाला फॉर्मूला था, फिर तुम्हें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, म्यू इज इक्वल टू साइन, बताओ आई की वैल्यू कितनी थी, और साइन आर, आर की वैल्यू कितनी थी? a/2। और यहां क्या था? डेल एम, वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था डेल एम की टर्म में कि a प्लस डेल एम वाला, डेल एम प्लस ए नहीं लिखना, a प्लस डेल एम बाई 2, ये कंडीशन। अगर वो मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना,
ए की वैल्यू यहां दे रखी होगी तो मैं मिनिमम डेविएशन पूछेगा, लेकिन उसने पूरा साइन आई पूछा है तो आप कैलकुलेट हाँ इजीली कर देना डायरेक्ट। ठीक है, हाँ जी। हाँ हो गया बच्चे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से, अच्छे क्वेश्चनों में से, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड भी आते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपिक है सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन कराएं, इस पे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे ही, जब आपको मैं उस टाइम में बोलूंगा, क्योंकि लास्ट टॉपिक अगर आपको याद हो ना, मैंने लिखा है इंपोर्टेंट और उसमें, तो सारे क्वेश्चनों की कंडीशन में ऐसे लिखूंगा। ठीक है जी, चलिए बच्चे अब लिखेंगे हम लेंस के बारे में। लेंस, अच्छा इससे पहले मैं एक बात और बता दूंगा, डेल सिर्फ हम, क्या दिक्कत है बच्चे, इधर ध्यान देना। देखिए बच्चे, मैं एक बात और लिखना चाह रहा हूं इससे पहले, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पे बेस्ड बनते हैं, ध्यान देना अब। ठीक है, हाँ जी हाँ, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे अब इसी पे बेस्ड बनेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूं, याद रखना। इसे एक बार लिख रहा हूं, फिर उसके बाद लेंस स्टार्ट करता हूं। देखो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसे एक बार बना लेना बच्चे ऐसे ही, TIR, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, उसके बाद इंटरफेरेंस, शायद पहुंच पाएगा नहीं, डिफ्रैक्शन, रह गया अभी भी एक पोलराइजेशन रह गया, चलिए नहीं दिख पाएगा ना, चलो ऐसे कर देते हैं, स्कैटरिंग, उसके बाद डिस्पर्जन, उसके बाद इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। पूरी कंप्लीट ऑप्टिक्स में यही टॉपिक है जी, और यहां से ल्यूसेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेटा रमन अभी क्वेश्चन, हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है अभी 1-2 क्वेश्चन कराया ना मैंने सिर्फ, इस पे तो न्यूमेरिकल अभी चलेंगे, मैंने बोला ना न्यूमेरिकल टॉपिक पे कराऊंगा, कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल आपको खुद दिखेंगे नोट्स में भी, और मैं खुद कराऊंगा। एक पे कराने लगा तो पता है 4 न्यूमेरिकल में पूरा लेक्चर निकल जाएगा। मैं तो ये दिखाना चाह रहा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अभी तो डेल एम पूछूंगा, म्यू पूछूंगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि ना डेल एम दूंगा ना कुछ पूछूंगा, आर की हेल्प से ए निकालो, ए की हेल्प से आर निकालो, वॉयलेट देके कलर देके बताऊंगा, समझ रहे हो ना। अभी क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि कलर देके तुम्हें खुद जज करना है क्या है, और ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि बताइए एक समबाहु त्रिभुज है, उसमें आपको बताना कितनी वैल्यू, तो वो चीज कैलकुलेट करनी है। चलिए इस पे ध्यान देना जी, जो बच्चे क्वेश्चन लगा रहे हैं ल्यूसेंट की बुक से या किसी भी ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव से लगा रहे हैं, किसी भी बुक से लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस फैक्ट से देखने को मिलेंगे आपको, और यहीं से क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। इसे कराने के बाद तभी मैं लेंस लूंगा, ध्यान देना जी। रिफ्लेक्शन हिंदी में लिखते हैं इसे परावर्तन, बोलते चलना, अपवर्तन हिंदी मीडियम, TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है जी, बोलो स्कैटरिंग को क्या बोलते हैं बच्चे हम, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसे वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन, बोलो इंटरफेरेंस को व्यतिकरण, और इसे बोलते हैं जी विवर्तन, और इसे बोलते हैं ध्रुवीकरण। ध्यान देना यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, बेटा लिख दिया हिंदी में समीर। रिफ्लेक्शन हमेशा, अब इन सब के बारे में लिख रहा हूं, रिफ्लेक्शन हमेशा वहां होगा जहां कोई भी लाइट आएगी टकरा के वापस चली जाएगी। इसमें कॉन्सेप्ट किसका था जी, प्लेन मिरर, ठीक है, समतल दर्पण का।
ये सब कुछ मैं बता चुका हूं आपको। बताओ रिफ्रैक्शन के, सिर्फ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा में आज क्वेश्चन उठा के देखना, जहां ये आएगा ना कि भाई ये किसकी वजह से हो रहा है, 4 ऑप्शन देगा तो मैं पूछेगा, बोलो रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है। ध्यान देना, रिफ्रैक्शन जहां किसी की पोजीशन बदलती है, जब किसी की पोजीशन बदले वहां रिफ्रैक्शन होता है, इस बात का याद रखना। ठीक है जी, कहेंगे कि सर स्थिति बदले किसी की। बताओ इसके 5 एग्जांपल बताओ, मैंने कौन कौन से एग्जांपल बताए थे। पेंसिल का तिरछा दिखना, क्लियर है, बेंडिंग ऑफ पेंसिल, ठीक है। उसके बाद बच्चे बोलो टब का बॉटम का उभरा हुआ दिखना, तल का उभरा हुआ दिखना, बॉटम की पोजीशन चेंज होना। बोलो नेक्स्ट, इसी कंडीशन में था, पेंसिल का उभरा हुआ दिखना, बॉटम का दिखना, तल का उभरा हुआ दिखना, ये लिखाए थे ना। सिक्के का उभरा दिखना, कॉइन, सिक्के का उभरा हुआ दिखना, ठीक है जी। 2 एग्जाम्पल और लिखाए थे, सनसेट, सनराइज एंड सनसेट के दौरान, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के दौरान, ठीक है, 2 मिनट और 2 मिनट का डिले दिखना, 2 मिनट प्लस 2 मिनट, 4 मिनट का डिले दिखना, क्लियर है जी। उसके बाद एक और था इसमें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, क्लियर है जी, तारों का टिमटिमाना। बताओ अब इन दोनों की भी बात करूं तो इन दोनों में ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये 2, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, बार बार इसी से दिखेंगे, ठीक है जी। सर बार बार क्यों लिख रहे हो, अरे भाई साहब बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस को भी यहां दिखाना है। ये कंप्लीट। बताइए टीआईआर के एग्जांपल बोलो जल्दी से 5। टीआईआर के एग्जांपल, वो 5 एग्जांपल बताइए जल्दी से, क्या होते हैं। आपका हीरे का चमकना, स्पार्किंग ऑफ डायमंड, इस बार ये यूपीएससी में पूछा था, असिस्टेंट कमांडेंट में स्पार्किंग करके पूछा था, ठीक है जी। स्पार्किंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु, बोलो ये 2 तरीके से होती है, बोलो कौन कौन सा। एक कम्युनिकेशन में और किस में होती है, एक एंडोस्कोपी, क्लियर है। उसके बाद और बोलिए मिराज फॉर्मेशन, एक है लूमिंग। 5 एग्जांपल है सबके, आप अपनी कॉपी में से अच्छे से बना लेना। इसके बाद एक और था तुम्हारा, टूटे हुए कांच के टुकड़ों का चमकना, ग्लास पीसेस, स्पार्किंग ऑफ ग्लास पीसेस, क्लियर है। कितने दिन का और है चैप्टर, बस 1 या 2 क्लास लास्ट। बात समझ आई, मतलब लगता है चैप्टर से बोर होने लगे, इसका मतलब समझने लगा है। बताओ ये कहां होता है, जहां कलर का कॉन्सेप्ट हो, कलर का कॉन्सेप्ट। बताओ कलर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है। कलर के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया, कलर के कॉन्सेप्ट बताइए क्या होता है। एक, आकाश का नीला दिखना, स्काई ब्लू, और बोलिए समुद्र का नीला दिखना, सी लेवल जो होता है। सनसेट एंड सनराइज में क्या दिखना, रेडिश, लाल दिखाई देना। ये किसके एग्जाम्पल हैं, स्कैटरिंग, ठीक है जी। अगला बोलिए डिस्पर्जन में क्या था, प्रिज्म था, व्हाइट लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना, ठीक है। और इसी में क्या था, रेनबो, इंद्रधनुष। बोलो रेनबो कितने तरह का होता है, 2, एक होता है प्राइमरी और एक होता है बच्चे सेकेंडरी। हो सके तो इस पेज को, हो सके तो बच्चे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनिए प्रीतम सुनते चलना, हो सके तो इस पेज को बच्चे ऐसे बनाना, पेज को स्लाइड पे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रेनबो, प्राइमरी सेकेंडरी। बोलो इसमें कितनी बार टीआईआर होता है, 1 बार टीआईआर होता है। इसमें कितनी बार होता है, 2 बार टीआईआर। इसमें 2 बार क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है।
रिफ्रैक्शन, और इसमें भी 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर है? बात समझ आई बच्चे? प्रीतम धुंधला नहीं, मैं साथ साथ बोल रहा हूं, अब सुनिए ध्यान से। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इनके यूजेस बता रहा हूं, सुनना ध्यान से क्या होता है बच्चे। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हमेशा वहां होगा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हमेशा वहां होगा जहां कलर का कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन वो सतरंगी होगा। सुनना ध्यान से, मैंने वर्ड बोला है। स्कैटरिंग कोई भी आपसे अचानक से सपने में भी आके पूछ ले, तुरंत बता सकते हो कलर का कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन अगर सतरंगी होगा, कैसा होगा? सतरंगी होगा, 7 कलर फॉर्मेशन दिखेगी, तो वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होगा। सर दोनों में जब सतरंगी होगा तो हम अंतर कैसे बताएंगे? क्लियर है? इसके बाद ये बच्चे ना बीच में कमेंट्स करके पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, बेटा थोड़ी देर यहां ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब मैं ये बात बोल रहा हूं, इसके बाद सारे एग्जांपल तुम्हारे सामने क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद बुक उठा के देखना और ऐसे पूछेगा वो, बताइए सनसेट और सनराइज के दौरान सूर्य लाल दिखाई देता है टीआईआर की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, डिस्पर्जन की वजह से, या इंटरफेरेंस की वजह से? तो जवाब क्या होगा तुम्हारा? स्कैटरिंग की वजह से। क्लियर है? ऐसे ही जब तक इनके फॉर्मूले, इनके तुम्हें एग्जांपल नहीं पता होगी तो कैसे अंतर बता पाओगे? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण और विवर्तन वहां होगा जहां सतरंगी होगा, लेकिन दोनों में अंतर यह होगा कि इसमें तो बनेगी लेयर। क्या बनेगी? लेयर। और इसमें लेयर नहीं बनती। लेयर मतलब परत। अब सर ये समझ नहीं आया कैसे लेयर बनेगी नहीं बनेगी। ठीक है अनुराग, बच्चे बता देंगे कौन सा शुरू करेंगे? बिल्कुल बता देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिला कोई भी लें। व्यतिकरण और विवर्तन में दोनों में अंतर ये है जी, ध्यान से सुन लेना। इसमें लेयर बनती है, इसमें लेयर नहीं बनती, लेकिन दोनों में सतरंगी बनेगा। चलिए जस्ट इमेजिनेशन करना, एक इमेजिनेशन देता हूं, ध्यान सुनना बच्चे। इमेजिनेशन से शायद आप कभी भूल नहीं पाओगे। सतरंगी बनेगा, लेकिन अगर लेयर बन रही है तो क्या है वो? इंटरफेरेंस। और अगर लेयर नहीं बन रही है तो वो क्या है? डिफ्रैक्शन, विवर्तन जिसे बोलते हैं। ठीक है, मैं आपके घर आया, आज मैं आपके घर आया, और घर आया तो आपको देखा तो आप कपड़े धो रहे थे। सुनना पहले ध्यान से, कमेंट्स को छोड़ के ध्यान देना। आप कपड़े धो रहे थे, जब आप कपड़े धो रहे थे तो कपड़े धोते टाइम मैं वहां आया, और मैंने आने के बाद कहा अरे ये तो सोप, साबुन में, सर्फ में एक बबूला बन रहा था, और वो जो बबल था वो सतरंगी दिखाई दे रहा था मुझे। देखा है जब धूप होती है तो बबल जो होता है वो बबल सतरंगी चमक रहा है। बात समझ आई नहीं है? तो वो जो बबल बन रहा है, क्या उसकी कोई परत है? तो आप कहोगे हां सर परत है उसकी। तो वो जो सोप बबल, जो साबुन का बबूला था, जो जहाग का बबूला था, वो जो चमक रहा था वो इंटरफेरेंस की वजह से था। तो इसका एग्जाम्पल आएगा सोप बबल। क्लियर है जी? बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, सोप बबल था, आपने, मैं जब आया तो आपने हैंड वॉश किए और कहा सर आइए पधारिए। मैं गया तो आपका जो एक सेपरेट रूम था, स्टडी रूम, मैं उसके अंदर गया तो वहां जाके मैंने क्या देखा कि आपके पास बुक थी, और कोई भी ओरिजिनल बुक थी, जैसे कोई भी एक अरिहंत की सब तरह की बुक होती है। उस बुक को मैंने उठाया, और बुक को उठाने के बाद उस पर होलोग्राम चिपका हुआ था। ध्यान देना, उस बुक पे एक होलोग्राम लगा हुआ था। होलोग्राम होता है एक स्टिकर जो ऐसे ऐसे चमकता है। बात समझ आई? वो चमक रहा था, मैंने कहा अरे ये तो ओरिजिनल बुक है। क्लियर है? तो वो जो होलोग्राम चमक रहा था, क्या उसमें कोई लेयर थी, कोई परत बन रही थी? याद रखना, परत जब बनती है जब कोई दो सरफेस के बीच में हो। उसमें कोई परत नहीं थी, वो स्टिकर टाइप में था। तो ये किसका एग्जांपल आएगा बच्चे? डिफ्रैक्शन का। तो इसे क्या बोलेंगे हम? होलोग्राम। होलोग्राम। बात समझ आई नहीं आई? हिंदी में भी होलोग्राम लिखेगा जिसे। अब अगर आपको ये बात समझ आई तो मैं आपसे 2 एग्जांपल और पूछूंगा। अगर उसमें आप समझ गए कि सर कौन सा इंटरफेरेंस है, कौन सा व्यतिकरण है, कौन सा विवर्तन है, तो आप बता पाओगे। एक बार और रिपीट कर दूं, जब कभी परत बने, जो बबूला था उसमें परत बन रही थी, अंदर से एक छोटी सी झिल्ली परत बन रही थी, लेयर, लेकिन उसमें स्टिकर था, उसमें लेयर नहीं बन रही थी, चिपका हुआ था, एक साइड से दिखाई दे रहा था। बात समझ आई? चलिए
अब मैं आपसे पूछता हूं, वहां रखी हुई थी एक डीवीडी, सीडी डीवीडी, और वो सतरंगी चमक रही थी। बताओ सीडी डीवीडी किसका एग्जाम्पल है? इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण या विवर्तन? सीडी और डीवीडी किसका एग्जाम्पल है? मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे। हाँ जी, सीडी और डीवीडी किसका एग्जाम्पल है? बताएगा कोई बच्चा? हाँ जी बच्चे, बच्चे कमेंट्स नहीं दिखाई दे रही। सीडी और डीवीडी, चलिए हाँ दिखाई दिया, बिल्कुल। देखो सीडी और डीवीडी, क्या उसमें कोई परत है? नहीं है, परत नहीं है। वो सिंपल सिंपल कैसे दिखाई दे रही है? स्टिकर टाइप में दिख रही है, तो वो एग्जाम्पल है किसका? डिफ्रैक्शन का। बहुत अच्छे, सीडी डीवीडी, बात समझ आई? मैं आपके घर गया था, वो सीडी डीवीडी ऐसे देखा, तो फिर नाश्ता करके जब मैं जाने लगा वहां से, तो आप कपड़े धो रहे थे। बिल्कुल सही बात है बच्चे, विवर्तन, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक और बताओ फिर, जब मैं वहां से जाने लग रहा था, आप कपड़े धो रहे थे ना स्टार्टिंग में, जब मैं वहां से जा रहा था तो जाते टाइम तुमने क्या देखा कि एक टब था, पानी का टब था और बाल्टी थी, उसके अंदर पानी पूरी तरह भरा हुआ था। वहां रखा हुआ था ऑयल। किसी छोटे बच्चे ने क्या किया? उस ऑयल को फैला दिया। ऑयल जब फैल गया उस पानी पे, जब पानी पे ऑयल फैलेगा तो वहां एक लेयर बनेगी। लेयर मुझे बोलना नहीं चाहिए तो मैं बोल गया। वहां क्या होगा? वो जब पानी फैलेगा तो वहां सतरंगी चमकेगा, तो वो एक लेयर बनेगी ना, परत। बताओ वो भी किसकी वजह से होगी? इंटरफेरेंस की डिफ्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इंटरफेरेंस। तो इसे बोलेंगे ऑयल लेयर। ऑयल लेयर, ऑयल की जो लेयर होती है वो किसकी वजह से बनती है बच्ची? इंटरफेरेंस की वजह से बनती है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, क्लियर। और इतना बता देता हूं मैं आपको, इन एग्जाम्पल के अलावा कोई एग्जाम्पल और नहीं पूछता। वो बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है बच्चों को लग रहा होगा सर ये बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्यों रिपीट कर रहे हैं। मेरा अपना तौर तरीका होता है, जो अपना सिद्धांत है वो बता रहा हूं, ठीक है ना? हाँ जी, कोई भी अचानक से आपसे पूछेगा, अब मैं बाद में पूछूंगा, ये रफ करने के बाद पूछूंगा किसका एग्जाम्पल है। हमेशा क्वेश्चन ऐसे आता है, ये 4 ऑप्शन होंगे, कोई भी 4 ऑप्शन, और एक एग्जाम्पल उठा लेगा, कह देगा बताओ मिराज फॉर्मेशन, जो मृग तृष्णा होती है वो किसकी वजह से होती है। ऑप्शन रहेंगे आपके पास, TIR, रिफ्लेक्शन, वर्ण विक्षेपण मतलब डिस्पर्जन, या इंटरफेरेंस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? TIR। क्लियर है? रेनबो, इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष जो है, उस इंद्रधनुष जो है बच्चे, उस इंद्रधनुष में आपसे पूछ सकता बताइए, और अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, रेनबो जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है? ऑप्शन आपके पास है स्क्रीन पर। इंटरफेरेंस, व्यतिकरण जिसे हिंदी में बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, उसके बाद डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण, या ऑप्शन डी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बोथ। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने लास्ट में पूछा भी था। हाँ जी, क्लियर है? जल्दी बताइए, मुझे जवाब चाहिए जल्दी। उसके बाद बताता हूं लास्ट में ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। और ये जो टेबल है ना, टेंशन ना लीजिए, मैं ऐसे स्केल से बिल्कुल एकदम प्रिंट कर दूंगा ऐसे नोट्स में, ठीक है? डिपेंड्स, सी गलत जवाब आ रहा है सी वालों का, बिल्कुल सही, डी 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 सही जवाब है। रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन बोथ। इस वर्ण विक्षेपण पे नहीं लगाना है रेनबो। रेनबो में मैंने बोला ये अगर दे रखा है तो ये लगाना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी राइट है। वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स अपॉन, बिल्कुल जी, ऑप्टिकल फाइबर जो होती है TIR पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए जी लास्ट, ध्रुवीकरण। ये पोलराइजेशन क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूजेस बता देता हूं आपको। सन ग्लासेज में नहीं दिख रहा, यहां दिखेगा, सन ग्लासेज में, ठीक है। सन ग्लासेज में जैसे जाते हो आप चश्मे लगा लेते हो, क्लियर है? बताऊंगा उसकी पावर वगैरह कितनी है, डायोप्टर वगैरह। सन ग्लासेज में होता है, तो जो धूप के जो चश्मे लगाए जाते हैं, धूप के जब चश्मे लगाए जाते हैं तो उनमें पोलराइजेशन लगाया जाता है। अब देखो ये पोलराइजेशन होता क्या है, यहां ध्यान देना बच्चे।
देखो, शायद इससे इस पार्ट को आप देख पा रहे हो, यहां ध्यान देना बच्चे। एक लाइट जब होती है ना तो वो ऐसे होती है। एक बार इसे वेव ऑप्टिक्स में भी दोबारा रिपीट करूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है जी। रिपीटेशन ऐसा हो कि जो बच्चा ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाए। अरे बच्चे बताया तो है, ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग जो होती है उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूरी तरह अंदर ही अंदर 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 रिफ्लेक्शन होता है। और अगर टीआईआर पढ़ाओ तो मैंने बताया भी था, एक्सप्लेन किया था राहुल, लास्ट वीडियोस में देखना उसे। देखो बच्चे, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, क्लियर है। पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण, ये अध्रुवीकरण की लाइट थी, प्रकाश था। जब भी कोई बल्ब होता है ना, ये बल्ब जला हुआ है तो लाइट चारों दिशाओं में ऐसे ऐसे जाएगी, क्लियर है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अगर इसके सामने तुम कोई भी डिवाइस लगा दोगे और एक पोलराइजर लगा दिया, ये कोई पोलराइजर है, तो इसमें से जैसे देखो, इसमें से जब लाइट जाएगी तो वो ऐसे बन जाएगी, ऐसे। सिर्फ जितना बताऊं अभी उतना ही सुनना बच्चे, बाकी इसके बारे में मॉलस लॉ, सारे लॉ बताऊंगा। ये जब लाइट जाएगी तो इसे बोलते हैं पोलराइज्ड। क्या बोलते हैं जी? पोलराइज्ड। ये लाइट ध्रुवीकरण में हो चुकी है, उसका ध्रुवीकरण हो चुका है, क्लियर है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, इंटरफेरेंस है किसका बच्चे? नहीं नहीं नहीं, ऑप्टिकल फाइबर जो है, उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टीआईआर का कॉन्सेप्ट है। बेटा गलत दे रखा है राहुल, गलत दे रखा है उसमें ये क्वेश्चन। ये ऐसा, हकीकत बताऊं तो ये धुरंधर क्वेश्चनों में से है, कोई एग्जाम उठा के देख लो वहीं पूछता है उसे, ठीक है। हाँ जी, इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट इस वे में पूछेगा जब भी पूछेगा, क्लियर है। आंसर है टी आई आर। उसके अंदर ये क्वेश्चन अभी मैंने बोला था, अगर तुम्हें याद हो तो एनडीए में पूछ रखा था कि जब भी, हाँ, सनग्लासेस की जीरो डायोप्टर होती है, पावर बताऊंगा जब लेंस बताऊंगा। इसमें जब भी वो कहता है कि हकीकत में लाइट तो सीधी चलती है, लेकिन ऐसा कौन सा फिनोमिना है जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन ही रिफ्लेक्शन करती है, बार बार ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे लाइट अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर ऐसे रिफ्लेक्शन जाती है। तो ये जो हो रहा है, ये टोटल अंदर ही अंदर पूरी तरह रिफ्लेक्शन होता है, टीआईआर। यही तो ऑप्टिकल फाइबर है। तो आंसर ये लगाना है इसे, अगर वो दे रखा तो वो गलत आंसर है। चलिए जी, ध्रुवीकरण बात करते हैं इसकी। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है सन ग्लासेज में। अच्छा ऐसे करो, चश्मे पहन रखे हैं आपने, उतार दो उन्हें, सूरज की तरफ देखो। क्या सूरज की तरफ तुम देख सकते हो? नहीं देख पाओगे, लेकिन वहां से अनपोलराइज लाइट है, क्लियर है, बहुत ज्यादा तरफ फैली हुई लाइट है। आप सन ग्लासेस लगाओ, आप कोशिश संभावित है कि आप देख सकते हो। तो वो क्या करता है, लाइट को पोलराइज कर देता है। बात समझ ही नहीं आई। कभी कभी ग्रहण पड़ता है जी, तो कहते हैं भाई ऐसे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। लोग फिर भी देखने की कोशिश करते हैं, उससे गलत इफेक्ट पड़ता है। एक्सरे से देखो उसे, चश्मे लगा के देखो, क्योंकि वो लाइट को पोलराइज कर देता। कोई पुराना एक्सरा पड़ा हो घर में, उससे देखो, क्लियर है। बात समझ आई? हाँ जी, हाँ बच्चे बोलो प्लीज प्लीज, क्या बात समझ आई? उसके बाद इसमें एक है, अच्छा कभी प्लेन में बैठे हो आप? नहीं बैठे। जो बच्चे बैठे हैं तो उन्हें पता लग गया। जो प्लेन में जब बैठते हैं, एरोप्लेन में जब बैठते हैं, तो एरोप्लेन की खिड़कियां होती है ना, खिड़कियां, विंडो होती हैं। विंडो सीट पे बैठने का अलग ही आनंद है, जब वो उड़ान भरता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो बादलों में उड़ रहा है, अगर वो बादलों में उड़ रहा है और उस टाइम सन बहुत तेज है, सन के वो और करीब दिखेगा, यहां से तो दूर है, तो उस टाइम अगर वो सिंपल ग्लास होता, कांच, तो क्या तुम उसकी तरफ देख पाते? बिल्कुल नहीं देख पाते। उसमें बादलों को भी देख पाते हैं, सन भी दिखता है आराम से। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें पोलराइजर लगा होता है। बात समझ आई? उसमें क्या लगा होता है? पोलराइजेशन। हाँ बेटा राहुल, क्लियर है, सही कह रहे हो, बात समझ आई। तो उसमें सन जो विंडो की सीट होती है, उनमें क्या लगा होता है? पोलराइजर लगा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जी, जो मैं आपके सामने रखा है, कि प्लेन की जो विंडो सीट होती है, एरोप्लेन की विंडो सीट होती है, वो किस किस कॉन्सेप्ट की वजह से उनमें आर पार देख सकते हैं? क्या ऐसा कॉन्सेप्ट होता है? तो वो ध्रुवीकरण होती है, क्लियर, पोलराइज्ड होती है विंडो ग्लासेस। विंडो ग्लासेस
ऑफ एरोप्लेन, विंडो ग्लासेस ऑफ एरोप्लेन। लिखने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जब भी आएगा TIR आएगा। अब देखा जैसे क्वेश्चन है, मैंने बार बार बोला, जिन बच्चों ने पढ़ रखा था ना, है कुछ एक से एक कलाकार हैं जो एक बार बता दें और याद रखते हैं। मैंने पूछा था डिस्पर्जन पे लगा के आएगा बच्चा मार्क, जबकि लगाना इस पे है, जब रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों दे रखे हैं तो रेनबो इसकी वजह से बनता है, ठीक है जी। ये वजह होती है मेरी बार बार कराने की। गोविंद जी मजा आ रहा है, चलिए ठीक है जी, बात समझ आई। अब इसे रफ कर दूं। अब देखना आज जाके तुम्हारा आज घर का होमवर्क ये है, कोई भी ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए बता रहा हूं, कोई भी इंग्लिश मीडियम की जो बुक हो, और आज तक के इतिहास में जो इससे क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी के एनडीए में आए हैं, चाहे एयरफोर्स में आए हैं, कहीं से भी आए हैं, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो भाई इन एग्जाम्पल को ध्यान देना। आधी रात को भी कोई तुमसे सपने में जाके पूछ लेना कि भाई साहब बताओ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और वो कहने लगे इंटरफेरेंस की वजह से, नहीं नहीं नहीं, रंग का कॉन्सेप्ट आ गया ना, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसकी वजह से? प्रकीर्णन, स्कैटरिंग की वजह से। बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, योगेंद्र मोटिवेट कर दिया करो भाई साहब। मैं अगर मेरी ऑफलाइन क्लास में रहोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे क्या है, ठीक है। चलिए बच्चे इसे रफ करें। अब करते हैं हम लेंस पे बात। देखो मेरा मानना यह है, एक क्लास फालतू लग जाए लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से हो तो वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। हाँ, नोट्स में अपलोड करा दूंगा, नोट्स मैंने अभी आते आते क्लास में दिखाए थे कैसे हैं, किस वे में बना रहा हूं, वो आप देख लेना। बात समझ? आज के बाद इन पे बेस्ड, आज के बाद यहां से जब भी क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आज मैं लिख के देता हूं तुम्हें, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आप दे रहे हो एग्जाम, चाहे वो एनडीए, एयरफोर्स, रेलवे, कोई बच्चा, एसएससी, कोई और बच्चा भी देखे, तो मैं बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं पाता इसको। और यहां से जब भी क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आंसर आएगा और आपको बताना होगा, बशर्ते कि जब चल रहे हो। एक और बात बता रहा हूं मैं, बार बार आप सोचते रहा करो, अच्छा आज सर ने ये बताया, ये मेथड है, ये मेथड है, इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रहा हूं, सबके एग्जाम्पल लिख लो। बात समझ आई? कहानी खत्म। चलिए जी, अब करते हैं लेंस के बारे में बात। क्लास 2 बजे तक थी बच्चे, चलो 2 बज गए, कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा तो बताऊंगा। इधर ध्यान देना। और नेक्स्ट वीक में 3-3 घंटे की क्लास होगी जी। 3-3 घंटे की क्लास का मतलब समझ रहे हो? चैप्टर 50% और हो सकता है पूरा भी दिखे। चैप्टर 50% हो जाएगा, एक चैप्टर जो भी लूंगा, और हो सकता है नेक्स्ट वीक में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सब कुछ। टाइम हो गया सर जी। संतोष जी यहां ध्यान दे लो, संतोष कर लो थोड़ा सा टाइम का। चलिए बच्चे, अब डालेंगे आप लेंस। ठीक है, अच्छा बताइए, अगर आप इच्छुक हैं तो कल की क्लास 3 घंटे लग रहे हैं? हाँ जी, अगर आप इच्छुक है तो कल की क्लास 3 घंटे रख लें। चलिए जी, चलिए कोई नहीं, ध्यान दीजिए। ओ जी, लेंस इधर ध्यान देना। लेंस क्या है, कैसे, सब चीज बताता हूं। एक बार और दिखा दो गुरुजी, पोलराइजेशन एक बार और प्लीज। पोलराइजेशन होता है जब कोई भी अनपोलराइज लाइट पोलराइज में बदल जाती है, मतलब ऐसी लाइट जैसे तुम नहीं देख पाओ अचानक, और उसके सामने कुछ ऐसी फिल्म, ऐसी लेयर लग जाए कि आप उसे आसानी से देख सकते हो। और पोलराइजेशन को बताऊंगा। सबका जवाब आ रहा है यस सर, यस सर, यस सर। चलिए मैं बात करता हूं एक बार, ठीक है जी, एक बार बात करके देखता हूं, अगर ऐसा हो जाए तो बेस्ट है। 4 बजे से पहले ही होगी बिल्कुल। हाँ जी हाँ, चलिए जी लेंस की बात करते हैं, यहां ध्यान देना। ओ जी, अपने को क्या, अपने को तो लेंस पढ़ना है, यहां ध्यान दीजिए। चलिए बोलो, ये कौन सा मिरर है? मिरर की बात कर रहा हूं, स्फेरिकल मिरर। बोलो, ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट लूंगा, ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है ना। चलिए बताओ, ये कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर। यही है ना? पता है, जब 2 स्फेरिकल मिरर थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, जो दोनों बन जाए, ये कौन सा मिरर है? स्फेरिकल। ओ जी, ये भी कौन सा मिरर है? स्फेरिकल। ये कौन सा मिरर है? स्फेरिकल, गोलीय दर्पण। ये भी है गोलीय दर्पण। जब 2 गोलीय दर्पण को एक साथ रखा जाता है
जब दो गोलीय दर्पण, कह रहा सर टाइम का पता ही नहीं चलता, बहुत अच्छा। जब दो गोलीय दर्पण को एक साथ रखा जाता है तो ऐसा बन के आता है, और जब दो गोलीय दर्पण को थोड़ा सा अलग रखा जाता है तो ऐसा बन के आता है, और इसे कहते हैं कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस। ओ जी, इसे कहते हैं कॉनकेव लेंस, जिसे कहते हैं हिंदी में अवतल लेंस। बात समझ आई? तो बताइए, जब भी कभी लेंस फॉर्मेशन होती है तो लेंस के लिए कितने स्फेरिकल मिरर का यूज किया जाता है? ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2। 2 को सेपरेट करते हैं तो ये बनता है, 2 को एक साथ मिलाते हैं तो ये बनता है। याद करो उस वक्त को, याद करो उस वक्त को जब मैंने आपको बताया था कौन सा लेंस, मतलब कौन सा मिरर ऐसा है तुम्हारा सबसे चहेता मिरर कौन सा है? ये है ना, वो जी यही है ना, कॉनकेव है ना, कॉनकेव। कॉनकेव तुम्हारा सबसे चहेता है ना, चम्मच चमचा बाबा जी को ठुल्लू ऐसे करके बताया था। क्लियर है? तो इसमें कॉनकेव जिसे हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कितनी इमेज बनती है? 6। तो कॉनकेव मिरर में वहां 6 बनती थी, तो आज यहां कॉन्वेक्स लेंस में कितनी इमेज बनेंगी? 6 इमेज। और यहां कितनी बनेंगी? 2। जिस बच्चे ने उस वीडियो को देखा था तो आज वो बच्चा कहेगा सर इमेज बनाओ, बहुत जल्दी जल्दी इमेज बना दूंगा मैं, क्योंकि उसने उस चीज को पढ़ रखा है। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा था, जो उन्होंने आज उस क्लास को लिया, तो उनसे दरख्वास्त तो उस पॉइंट को जरूर देखें जहां कॉनकेव की 6 इमेज बनाई है मैंने। क्लियर है? शायद वो डेमो क्लास 2 में भी है, डेमो क्लास 1 में भी है, शायद 2 में, डेमो क्लास 2 में। ठीक है जी, उसे देखना। बात समझ आई? ये होता है लेंस। ठीक है बच्चे, अब इस लेंस के बारे में हम बताएंगे कॉनकेव लेंस क्या क्या है। अच्छा जी, मिरर और लेंस, आधे से महानुभाव तो ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें ये नहीं पता होता मिरर और लेंस में क्या अंतर है। कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, अपने आप को कभी मूर्ख मत समझना, अपने आप को ये समझो कि आप तुमसे बेहतर कोई नहीं है। याद रखना इस बात को, अपने आप को ये समझा करो कि हर कोई अगर कोई पढ़ाई में तेज है ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक खूबी ऐसी होती है जो आप उस चीज में तेज होती हो। क्लियर है? सर आज इमेज नहीं बनानी, नहीं बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आज इमेज नहीं बनाएंगे। क्लियर है? इमेज तो हम कल ही बनाएंगे जी। ठीक है, उसके बाद बात याद रखना, लेंस मिरर वो होता है, मिरर दर्पण वो होता है जिसमें एक तरफ दिखता है, हम देखते हैं, और लेंस वो होता है जिसमें दोनों तरफ दिखता है। ठीक है जी, बात समझ आई? अब कोई कहने लगे भाई मेट्रो स्टेशन पर लेंस लग रहा था, कौन सा लेंस लग रहा? कॉनकेव लेंस। वो लेंस नहीं होता है, वो मिरर होता है, ऐसे या ऐसे। जिसके पीछे पॉलिश हो जाए वो मिरर होता है, और जो आर पार दिख जाए वो लेंस होता है। कौन कौन से लेंस होते हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में। बात समझ आई नहीं? कुछ बच्चे कहते हैं सर आप थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करो और बता दिया करो। मैं हकीकत बताऊं तो मेरा एक सिद्धांत होता है, जब भी मैं कभी क्लास लेता हूं तो एक नई बात जरूर बताता हूं। ऑफलाइन बेसिस में ये होता है, बच्चे कहते हैं सर एक नई बात बताओ, लेकिन यहां वक्त का खेल ऐसा होता है कि हम नहीं बता पाते। क्लियर है? हाँ जी, हमसे बेहतर कोई नहीं है। एक बच्चे ने लिखा, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, याद रखना, जब भी कभी सुबह जाग रहे हो अपने आप से कहो, हमेशा, एक आज के लिए नई बात बोल रहा हूं, जब भी कभी आप जागते हो, जागने के दौरान, जागते टाइम बस ये कहो, आई एम द बेस्ट ऑफ माई काइंड, आई एम द बेस्ट ऑफ माई काइंड। सुबह जागते टाइम हमेशा एक बात शपथ लो कि मैं अपने कर्तव्य का, जो मेरे पूरे प्लानिंग है, जो मैं अपनी पढ़ाई है, उसका पूरा पालन करूंगा आज के दिन। और सोते टाइम ये सोचो उस चीज को, आज तुमने क्या किया। क्लियर है? आई एम द बेस्ट अगर तुमने बोला तो इसमें घमंड सो होता है, घमंड दिखता है। आई एम द बेस्ट ऑफ माई काइंड, मैं अपनी तरह के लोगों में सबसे अच्छा हूं, इसमें गर्व की खुशबू आती है। क्लियर है? गर्व करना है, घमंड नहीं करना है। बात समझ आई? घमंड तो रावण का भी चूर चूर हो गया था। क्लियर है जी? कल ऑप्टिक्स की बात ये जी, कल ऑप्टिक्स में मेजर पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक क्लास रखूंगा। हाँ, कल 3 घंटे में, बिल्कुल सही बात है, कल 3 घंटे में ऑप्टिक्स कंप्लीट। एक क्लास जरूर, मैं बोल रहा हूं बार बार, एक क्लास बचेगी जिसमें नोट्स डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल पूरे डिस्कस करूंगा। कम से कम नहीं तो टारगेट रहेगा कि 30 न्यूमेरिकल बन जाएं। वैसे मैं आपको बता देता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ऑप्टिक्स से कभी क्वेश्चन उठा के देखना। क्लियर है?
ऑप्टिक्स से कभी क्वेश्चन उठा के देखना, न्यूमेरिकल तो बहुत कम आता है, और जब आता है ना सिर्फ रिफ्रैक्शन पे बेस्ड आता है, लेकिन मेरा फर्ज है मैं कराऊंगा ऐसे कि कहीं भी आए ऑप्टिक्स एक बार में खत्म। ठीक है जी। इंची क्या है? इंची क्या? मैं समझ नहीं आ पा रहा बच्चे। ठीक है, हाँ जी, चलते हैं बच्चे। हाँ जी प्रीतम, बच्चे मैं समझ नहीं पा रहा इंची क्या है। अब पता नहीं तुम्हारी भाषा में इंची बोलते हैं, हमारी भाषा में कुछ और कहते हो। हाँ जी हाँ, ठीक है जी, चलते हैं बच्चे। ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं, और संभावित है कि कल 3 घंटे क्लास रखेंगे। ओके, जय हिंद। जो पढ़ाया आज उसे पूरा रिवाइज कर लेना एक बार। ओके, ऑल द बेस्ट, विजयी बाबू।